तो जैसा कि मैंने पहले आपके जो चैप्टर्स कराए थे वो आपके 9 चैप्टर्स ऑलरेडी डन हो चुके हैं। अब आपको जो पढ़ना है वो चैप्टर 10 से पढ़ना है, वो भी पढ़ना है आपको एम्पलीफायर्स, ठीक है। क्या पढ़ना है? एम्पलीफायर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एम्पलीफायर्स होते क्या हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। एम्पलीफायर जो होते हैं हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि जो आपका सिग्नल होता है ना, सिग्नल जो है उसको यूज़ करने के लिए इसलिए यूज़ करते ताकि आपका सिग्नल जो इन्हेंस हो सके, यानी कि सिग्नल आपका बढ़ सके, ठीक है। तो एम्पलीफाई करता है, यानी कि एम्पलीफायर्स एज अ वर्क करते हैं। तो एम्पलीफायर जो होता है, ये सर्किट आपको दिखा होगा, ये देखो, ये सर्किट जो होते हैं इसके अंदर आपका एम्पलीफायर्स होता है। जैसे कि आप ट्रांजिस्टर पढ़ के आए हो, तो ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर आपका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बता चुकी थी पहले लेक्चर में कि ये आपका है जैसे कि ब्लॉक डायग्राम है ऑडियो सिस्टम का। तो आपको पता है ये आपका रेडियो है, ठीक है। यहाँ पे आपका फंक्शन स्विचिंग लगा होता है, ठीक है। उसके बाद जो लाउड स्पीकर होता है ना लास्ट में, उसके बीच में एम्पलीफायर होता है। तो जैसे कि आप माइक से माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हो, माइक्रोफोन में आप कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपका एम्पलीफायर ढंग का नहीं है, या आपका सिस्टम में एम्पलीफायर जो होगा ना वो क्या काम करेगा, आपके स्पीकर को और लाउड करके और अच्छे से साउंड को इन्हेंस करके बोलेगा, ठीक है। तो बेसिकली पता चले कि क्या हो रहा है आपके स्कूल में ना, प्रिंसिपल बुला रही हैं कि सलमा मैम आ जाएं, ठीक है। पर क्या है, एम्पलीफायर अच्छा से काम नहीं कर रहा, एम्पलीफाई नहीं कर रहा, या एम्पलीफायर की एब्सेंस में क्या हुआ, बलमा मैम बुलाने लग गए, तो सलमा की जगह बलमा पहुंच जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, ताकि हमें वॉइस क्लियर हो और एकदम लाउड हो, तो पूरा अनाउंसमेंट ढंग से हो सके, तो यूज़ करते हैं हम एम्पलीफायर का टू एम्पलीफाई द सिग्नल, ठीक है, टू इनहेंस द सिग्नल और टू एम्पलीफाई द सिग्नल, ठीक है, दैट इज एम्पलीफायर। ये देखो, जैसे कि ये माइक्रोफोन में बोल रहा है पावर फ्लो इन द ऑडियो सिस्टम में कैसे पावर फ्लो होता है। सिग्नल जो होगा जैसे कि आप बोल रहे हो, ठीक है, एम्पलीफाई करेगा, फिर आउटपुट पावर में स्पीकर आएगा। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पावर भी क्या करना होता है, सप्लाई करना होता है एम्पलीफायर को यूज़ करने के लिए। ओके, डन है। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने बताया था कि यहाँ पे देखो कि द फंक्शन ऑफ एन एम्पलीफायर टू इंक्रीज बूस्ट टू लेवल ऑफ द सिग्नल। तो इंक्रीज करना, लेवल ऑफ द सिग्नल को इंक्रीज करना, बूस्ट करना, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जो होता है यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट में एज अ एम्पलीफाइंग डिवाइसेस। तो ट्रांजिस्टर तो आपको मैं पहले ही बता के आ चुकी हूँ, ठीक है। आपने 2 टाइप के ट्रांजिस्टर पढ़े थे ना, NPN और PNP ट्रांजिस्टर पढ़े थे, उसी में आपका एम्पलीफायर एज अ यूज़ होता है। एम्पलीफायर सर्किट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन देखो, एम्पलीफायर को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि वाइड वैरायटी, कई सारे वेज है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एम्पलीफायर सर्किट्स को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ के अकॉर्डिंग, बायस यूज्ड। अब आप बाइसिंग भी पढ़ कर आए हो। बाइसिंग में मैंने आपको क्या बताया था, फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे होती है, रिवर्स बाइसिंग कैसे होती है। और जिसने वो वीडियो वो लेक्चर नहीं लिया, वैसे आपको सारे लेक्चर्स ही मिलते हैं अगर आप हमारा वन शॉट परचेज़ करते हो, ठीक है। अगर आप हमारा वन शॉट परचेज़ करते हो तो सारे वीडियो देखना ज़रूरी है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो परचेज़ कर लेंगे, अगर एक साथ तीनों वीडियो उनको मिल गई है, एक साथ परचेज़ करते हैं। कुछ जो होते हैं हाफ परचेज़ करते हैं, ठीक है, देखने के लिए कि कैसा पढ़ाते हैं, उसके लिए सैम्पल आपको मिलता ही है। तो बेसिकली क्या है, अब आपको जैसे आपने इससे पहले नहीं देखा तो आपको यहाँ का कुछ ना समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं पहले ही आपको ट्रांजिस्टर और बाइसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और बैंड विथ और सिग्नल्स होती है वहाँ पे, जो क्या करती है, एम्पलीफाई करती है सिग्नल्स को। द टाइप ऑफ कपलिंग यूज जॉइन 2 स्टेजेस एंड द सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहाँ पे यूज़ के अकॉर्डिंग कैसे आप एम्पलीफायर्स को ग्रुप्ड करोगे, यानी कि क्लासीफाई करेगा। तो देखो, एम्पलीफायर्स अकॉर्डिंग टू यूज़ के अकॉर्डिंग, तो अब फॉल इनटू 2 मेन ग्रुप्स। तो ये 2 इसके मेन ग्रुप है, एक है आपका वोल्टेज एम्पलीफायर, एक है आपका पावर एम्पलीफायर। तो आपका एम्पलीफिकेशन जो बेसिकली एम्पलीफायर है उसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज एम्पलीफाई करने के लिए होगा, कुछ ना कुछ पावर एम्पलीफाई करने, यानी पावर को इंक्रीज़ करने को होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज इंक्रीज़ करने को होगा। तो अकॉर्डिंग टू यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमने एम्पलीफायर्स को क्या किया है, 2 टाइप में बांट दिया है, दैट इज़ वोल्टेज एम्पलीफायर एंड दूसरा है क्या आपका पावर एम्पलीफायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो देखो, वोल्टेज एम्पलीफायर क्या करता है, इंक्रीज द लेवल ऑफ वोल्टेज ऑफ एन अप्लाइड सिग्नल। कोई भी सिग्नल अप्लाई कर रहे हो उसका वोल्टेज इंक्रीज करा देगा, ठीक है। सिंस द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन एम्पलीफायर इज डिटरमाइंड बाय द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आउटपुट लोड। अब आपका वोल्टेज क्या कर रहे हो, आप
बढ़ा रहे हो, ठीक है, जब आप इनपुट सिग्नल दे रहे हो उस टाइम में जो आपका वोल्टेज एम्पलीफायर का मतलब ही मैंने बताया इंक्रीज करना। तो वोल्टेज का मतलब वोल्टेज इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा? तो जब आपका अप्लाइड सिग्नल होगा उसमें क्या करेगा, वोल्टेज लेवल को बढ़ा देगा। तो आपका आउटपुट वोल्टेज जो होगा एम्पलीफायर का, वो वोल्टेज ड्रॉप के अक्रॉस आप क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे कितना वोल्टेज बढ़ गया, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप हुआ है आउटपुट लोड का, ठीक है। इम्पीडेंस हो जाएगा, आप जो इम्पीडेंस भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जेड से डिनोट करते हैं, इज मेड एज लार्ज इन प्रैक्टिकल इन मोस्ट वोल्टेज एम्पलीफायर। तो इम्पीडेंस जो होता है लोड का वो आपका लार्ज होता है इन मोस्ट वोल्टेज एम्पलीफायर में, ठीक है। पावर एम्पलीफायर्स को हम करंट एम्पलीफायर्स भी कहते हैं, ठीक है। आप पावर दे रहे हो या फिर आप करंट भी क्या होता है, करंट आपको पता है, करंट क्या, फिर कोई पावर अप्लाई कर रहे हो तो आपका करंट फ्लो होता है उसके अंदर। तो करंट जो है वो आपका क्या हो गया, पावर एम्पलीफायर ही आपका करंट एम्पलीफायर है। अब देखो क्या हुआ नेक्स्ट, दे डिलीवर अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट ऑफ द आउटपुट लोड। तो ये क्या करेंगे, जो आपके ये पावर एम्पलीफायर्स होंगे ये करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कहाँ पे जाएगा, जो आपका आउटपुट पे लोड लगा होगा उस पर डिलीवर करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। सो दैट लार्ज पावर कैन बी डिलीवर टू लाउड लाइक स्पीकर, ट्रांसमीटर एक्सेट्रा। तो जैसे ही आपका पावर वाला जो एम्पलीफायर है वो क्या करेगा, आपका डिलीवर करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, जो लोड लगा होगा आउटपुट की तरफ उस पर, जैसे ही उस पर डिलीवर होगा तो आपका जो स्पीकर है वो लाउडली बजना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पावर सप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू बाइसिंग के अकॉर्डिंग कैसे किया जा रहा है वो हम देखेंगे। देखो एम्पलीफायर अकॉर्डिंग टू बायस, एम्पलीफायर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर बाइसिंग कंडीशन और इन अदर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पोर्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल और वोल्टेज साइकिल ड्यूरिंग विच आउटपुट करंट फ्लो। या तो आप बाइसिंग कर रहे हो, ठीक है, बाइसिंग कंडीशन में होगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोर्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल वोल्टेज साइकिल ड्यूरिंग आउटपुट करंट फ्लो। जब आपका आउटपुट करंट फ्लो होगा उस टाइम पे जो पोर्शन होगा इनपुट सिग्नल वोल्टेज साइकिल का, उस टाइम पे आपकी बाइसिंग या फिर एम्पलीफायर्स अकॉर्डिंग टू बायस ऐसे करना होता है। तो हम यहाँ पे लोड लाइन देखेंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर देखेंगे, बाइसिंग कंडीशन में जो आप यूनिट फॉर्म में आप पढ़ के आ चुके हो बाइसिंग कंडीशन, ठीक है। देर आर 4 क्लासेज होगा एम्पलीफायर्स अकॉर्डिंग टू बायस। तो 4 क्लासेज है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी एंड क्लास सी, ठीक है। तो आपके इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास ए बी है एंड क्लास सी है। ये किसके अकॉर्डिंग, एम्पलीफायर अकॉर्डिंग टू बायस, ठीक है। आपको आज मुझे 7 चैप्टर कराने हैं, तो होपफुली आपका वन शॉट कैसे होता है और डिटेल लेक्चर कैसे होता है यू विल बी अंडरस्टैंड। तो आपने क्लास ए एम्पलीफायर्स आर बायस सच दैट द क्यू पॉइंट इन द सेंटर ऑफ देयर ऑपरेटिंग कर्व सो आउटपुट करंट फ्लो ड्यूरिंग द एंटायर सर्कल इनपुट वोल्टेज। तो आपने क्यू पॉइंट के बारे में मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द क्यू पॉइंट। तो एम्पलीफायर जो बाइस्ड होंगे, ठीक है, यानी कि जो आपके क्लास ए वाले एम्पलीफायर है बाइसिंग के अकॉर्डिंग है, राइट। तो एम्पलीफायर्स आर बाइस्ड होंगे ऐसे कि आपका जो क्यू पॉइंट होगा वो सेंटर पर होगा ऑपरेटिंग कर्व के, जिससे आउटपुट करंट जो होगा वो फ्लो कर रहा है एंटायर सर्कल में जब आपने इनपुट वोल्टेज दिया। तो दिस रिजल्ट मिनिमम डिस्टोर्शन ऑफ अ सिग्नल एट आउटपुट एंड सिग्नल एट द आउटपुट एंड अ रिजल्ट ऑफ क्लास ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टोर्शन जो होगा सिग्नल का वो कम होगा। डिस्टोर्शन मतलब रुकावट टाइप, ठीक है, डिस्टोर्शन। तो ये क्या होगा, इसका रिजल्ट कम होगा, मिनिमम डिस्टोर्शन होगा इस टाइप में जब आपका क्यू पॉइंट सेंटर में होगा ऑपरेटिंग कर्व के, ओके। क्लास ए एम्पलीफायर आर वाइडली यूज्ड, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है आप वैसे लिखोगे। तो इसको ऑडियो सिस्टम में जहाँ पे लो डिस्टोर्शन होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका मिनिमम डिस्टोर्शन हो रहा है क्लास ए एम्पलीफायर्स में, ठीक है, क्योंकि उसका क्यू पॉइंट जो है वो सेंटर पे है ऑपरेटिंग कर्व के, ओके, डन है। क्यों यूज़ किया जा रहा है आपका ऑडियो सिस्टम में, क्योंकि उसमें लो डिस्टोर्शन इंपॉर्टेंट है। दीज एम्पलीफायर आर नॉट एनर्जी एफिशिएंट, ये एनर्जी एफिशिएंट नहीं होते, यानी कि ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज फॉर नो इनपुट सिग्नल द ट्रांजिस्टर ऑलवेज कंडक्ट करंट एज इट क्वेश्चंट वैल्यू। तो यहाँ पे इवन फॉर नो इनपुट सिग्नल, जरूरी नहीं यहाँ पे कोई भी इनपुट सिग्नल हो, क्योंकि ट्रांजिस्टर हमेशा करंट को कंडक्ट करेंगे क्वेश्चंट वैल्यू पे। क्वेश्चंट वैल्यू जो होता है ना आपका, ये होता है यानी क्यू नॉट, जब आपका कोई भी सिग्नल नहीं है इनपुट सिग्नल। तो आपका क्लास ए एम्पलीफायर जो है बहुत ही बेसिक वाला, ठीक है। अब देखो जो आपका क्लास ए वाला है, आप देख सकते हो क्यू पॉइंट आपके बिल्कुल करके सेंटर में, ये देखो, ये आपका आपने पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये ऑपरेटिंग कर्व है आपका,
ये देखो ये क्यू पॉइंट आपके सेंटर में, फिर यहाँ से ये आउटपुट सिग्नल जा रही है, और आपको पता है कि आउटपुट सिग्नल जो कि है वो ऑल्टरनेटिंग करंट में होती है। ये आपकी इनपुट सिग्नल है। इस तरीके से आपको ग्राफ भी याद रखना है, ठीक है। इनपुट सिग्नल कैसा होगा और फिर आउटपुट कैसा आपको मिलेगा, ये इस तरीके से आपका देखो मीडियम में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास बी में देखो क्या होता है। क्लास बी एम्पलीफायर आर सच बायस दैट द ऑपरेटिंग पॉइंट इज एट द कट ऑफ। तो अब यहाँ पे जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है ना वो कट ऑफ पर है। सो आउटपुट करंट फ्लो फॉर अप्रोक्सीमेटली 1/2 ऑफ द इनपुट सिग्नल वोल्टेज साइकिल। तो आपका जो एम्पलीफायर बायस ऐसा होगा जिसका ऑपरेटिंग पॉइंट जो होगा वो कट ऑफ पर होगा, ठीक है। कट ऑफ जहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया कट ऑफ कहाँ पे होता है, क्यू पॉइंट कहाँ पे होता है, सारी चीज़ें मैंने पहले की वीडियो में आपको बताई है। तो कहाँ होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट कट ऑफ पे होगा। तो आउटपुट करंट जो फ्लो होगा वो अप्रोक्सीमेटली कैसे होगा, इनपुट सिग्नल वोल्टेज के हाफ होगा, ठीक है। इन इफेक्ट अ क्लास बी एम्पलीफायर कट ऑफ 1/2 ऑफ द एसी इनपुट सिग्नल वेव फॉर्म। तो जो क्लास बी एम्पलीफायर है उसका कट ऑफ जो होगा वो 1/2 होता है इनपुट सिग्नल वेव फॉर्म में, जहाँ पे कोई भी इनपुट सिग्नल व्हेन नो इनपुट सिग्नल इज प्रेजेंट नो आउटपुट करंट फ्लो, हैंस इट इज़ वेरी एफिशिएंट विद लोअर पावर कंजप्शन। तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, जब आप लोअर पावर सप्लाई भी करते हो तो भी ये वर्क करता है। यहाँ पे कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं है, कोई भी आउटपुट करंट फ्लो नहीं हो रहा है क्लास बी वाले में। तो क्लास बी वाला भी आप देख सकते हो जैसे कि उसका 1/2 होगा। ये इनपुट सिग्नल है, ये ऑपरेटिंग कर्व है, यहाँ पर आपका पॉइंट होगा, ये आउटपुट सिग्नल है, ठीक है। ये देखो बिल्कुल यहाँ पर है इनपुट सिग्नल से, ये आपका क्यू पॉइंट है। क्यू पॉइंट जो होगा बिल्कुल एंड पर है, ये आपका अनयूज्ड पार्ट है ये वाला, इसी का हाफ ऑफ द वेव यहाँ पर आएगा आउटपुट सिग्नल पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास ए बी। क्लास ए बी में क्या है, एम्पलीफायर आर बायस सो दैट द, तो यहाँ पे ए बी वाला एम्पलीफायर कैसे होगा, इसमें आउटपुट करंट फ्लो करेगा आपका मोर देन 1/2 ऑफ द इनपुट साइकिल। तब यहाँ पे जो होगा हाफ से ज़्यादा होगा, बट फॉर लेस देन एंटायर साइकिल से कम होगा। क्लास ए बी वाला जो होगा उसमें आर अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द लो डिस्टोर्शन ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर एंड हाई एफिशिएंसी ऑफ क्लास बी। तो लो डिस्टोर्शन किससे होता है, क्लास ए से, लेकिन हाई एफिशिएंसी होती है बी से, ठीक है। उसके बाद है आपका क्लास सी, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि आपको 7 यूनिट आज एक ही शॉर्ट में कवर करना है। क्लास सी एम्पलीफायर जो होंगे वो बायस्ड होते हैं बियॉन्ड द कट ऑफ, सो दैट इनपुट करंट आपका, अब क्लास सी वाले में बाइसिंग कहाँ पे होती है, बियॉन्ड द कट ऑफ से बियॉन्ड होती है। आउटपुट करंट जो होता है ओनली फ्लो ड्यूरिंग द स्मॉल पार्ट ऑफ पॉजिटिव पीट के टाइम पे वहाँ पे आपका आउटपुट करंट फ्लो करता है, ठीक है, पूरे इनपुट में। तो ऐसे एम्पलीफायर की हाई पावर आउटपुट्स होती है बट दे हैव हाई डिग्री ऑफ डिस्टोर्शन। तो सबसे ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ डिस्टोर्शन जो मिलता है वो आपका क्लास सी में मिलता है, और द यूज़ ऑफ ऑडियो एप्लीकेशन में इसीलिए ये यूज़ नहीं किया जाता। तो आपका क्लास ए वाला यूज़ किया जाता है। अब अकॉर्डिंग टू कपलिंग के अकॉर्डिंग कैसे आप यहाँ पे एम्पलीफायर्स को करोगे क्या, क्लासीफाई, ओके। व्हेन लार्ज एम्पलीफिकेशन इज रिक्वायर्ड, जब आपको लार्ज एम्पलीफिकेशन रिक्वायर होती है तो यूज़ कैस्केड, जिसे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स कहते हैं। कैस्केड एम्पलीफायर या मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स का आप यूज़ करते हो। सच एम्पलीफायर्स आर ऑफन क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द वे इन दे आर कपल्ड, ठीक है। द बेसिक कपलिंग मेथड और रेजिस्टेंस कैपेसिटी कपलिंग, तो आरसी कपलिंग होती है एक आपकी, जिसे हम रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर कपलिंग होती है एंड डायरेक्ट कपलिंग होती है, ओके। 3 टाइप हो गए आपके, आरसी कपलिंग हो गई, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग हो गई एंड डायरेक्ट कपलिंग हो गई। यहाँ पे 3 होती है एम्पलीफायर्स अकॉर्डिंग टू कपलिंग के बेस में, और ये कब की जाती है, जब आपका लार्ज एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत होती है, जिसे हम यूज़ करते हैं कैस्केड एम्पलीफायर्स। तो कैस्केड एम्पलीफायर्स में आपकी जो ऑन द बेसिस ऑफ द कपलिंग के अकॉर्डिंग हम एम्पलीफायर्स को क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। तो आरसी कपलिंग आएगी, दूसरी ट्रांसफॉर्मर कपलिंग आएगी, और थर्ड वाली आपकी डायरेक्ट कपलिंग आएगी, ओके। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक एक की 1 by 1, ओके। तो इन आरसी कपलिंग में क्या होता है, आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज कपल्ड। जो पहला आउटपुट होगा, ठीक है, वो कपल्ड हो जाएगा टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज थ्रू अ कैपेसिटर के थ्रू आपका जो पहला आउटपुट होगा वो कपल होगा। जब आप पहला इनपुट दे रहे हो, दूसरे इनपुट देखो आपने पहले इनपुट दिया, ठीक है, उसमें कुछ नहीं, जब आप दूसरा इनपुट दे रहे हो तो उसका फर्स्ट स्टेज जो होगा ना वो आउटपुट होगा, ठीक है। उस टाइम पे आपका कपल हो जाएगा और कैपेसिटर के थ्रू हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर कपलिंग में क्या होगा, जब आउटपुट ऑफ वन सर्किट इज कपल्ड द इनपुट नेक्स्ट बाय मींस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर के थ्रू होगा तो आपका ट्रांसफॉर्मर वाला होगा, ओके। नेक्स्ट बाय मींस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इन डायरेक्ट कपलिंग में क्या होगा, जो आउटपुट होगा एक स्टेज का वो डायरेक्टली इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज में हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है, सिंपली। एम्पलीफायर्स को आप देखो अकॉर्डिंग टू सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारे यहाँ पे है। तो आपका जो इंपॉर्टेंट होता है ना वो ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा एम्पलीफायर्स को मैंने ये समझाने के लिए, ताकि आपको जो आप
आगे का पढ़ोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ईजिली पढ़ लोगे। एम्पलीफायर्स अकॉर्डिंग टू सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, एम्पलीफायर्स को हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर में आप सब कुछ पढ़कर आए हो, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, सारा पढ़कर आए हो। यहाँ पे ग्राउंड बेस होगा, ग्राउंड कॉमन बेस में जो है आपका ग्राउंड क्या होगा, ग्राउंडेड क्या होगा, बेस ग्राउंडेड होगा। आपका कॉमन एमीटर में कौन होगा, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड एमीटर होगा। कॉमन कलेक्टर में कौन होगा, ग्राउंडेड कलेक्टर होगा। तो ये आपके टाइप होते हैं ऑन द बेसिस द सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। एम्पलीफायर्स अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। दे आर क्लासीफाइज डायरेक्ट करंट, जिसे डीसी एम्पलीफायर कहते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एएफ बोलते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ बोलते हैं, एम्पलीफायर एंड वीडियो फ्रीक्वेंसी आपको वीएफ बोलते हैं। एंड देयर नेम इम्प्लाई डीसी एम्पलीफाई सिग्नल फॉर वेरी लो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपका जो डीसी है, डीसी करंट होता है उसको अल्टरनेटिंग करंट होता है। डीसी करंट में आपका जो ग्राफ होता है बिल्कुल लीनियर होता है, एसी करंट में आपका इस तरीके से ग्राफ होता है, ठीक है। तो ऑडियो एम्पलीफायर ऑपरेट द ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, आपका ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है, जहाँ पे वीडियो एम्पलीफायर जो होगा वो सिग्नल को लोअर ऑडियो फ्रीक्वेंसी से हाई ऑडियो फ्रीक्वेंसी में लाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर यूनिट 4 में आप पढ़ चुके हो। Transistor for linear operation, after transistor has been biased with a Q point near the middle of DC load, we can couple a small AC signal into transistor। तो जैसे कि आपने पहले यूनिट 4 में पढ़ा था, आप ये सारी चीज़ें Q पॉइंट जो देखा था ना आपने कि जो Q पॉइंट था वो कहाँ था, मिडल था DC लोड के, तब वहाँ पे कपल किया गया था स्मॉल एसी सिग्नल का इनटू द ट्रांजिस्टर में, प्रोड्यूस फ्लक्चुएशन। तो उस टाइम में आपका कलेक्टर करंट में फ्लक्चुएशन आई थी सेम फ्रीक्वेंसी में एंड शेप में, जैसे कि इनपुट साइन वेव फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका एम्पलीफायर सर्किट है, इस तरीके से आपका क्यू पॉइंट होता है। तो क्यू पॉइंट में आपके सिनोसॉइडल वेव होती है। देखो ये मैं पहले ही बता चुकी थी, इस टाइप का आपका ग्राफ है क्यू पॉइंट का, ठीक है। और ये आपके जो है पॉइंट्स है, क्यू पॉइंट्स, ये मिडल में आपका जो है ना वो क्यू पॉइंट है, बेसिकली मिडल में क्यू पॉइंट है। एंड देन यहाँ पे बहुत सारे हैं सिग्नल किस तरीके से फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर्स क्या होते हैं, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे। आपको जो PYQ डिस्कशन मिलेगा उसको आप बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड करूँगी। उसमें आपको सारी चीज़ें एक क्वेश्चन के साथ आप कैसे आंसर लिखोगे आपको वो तक बताया जाएगा। यानी कि अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से आ रहा है तो आपको कैसे लिखना है जिससे आपको अच्छे मार्क्स और फुल मार्क्स मिले इग्नू के अंदर। पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स की गारंटी मैं आपकी लेती हूँ, क्योंकि पास तो आप हो जाओगे मेरे इस लेक्चर से भी, ठीक है। अगर आप अच्छे से इस लेक्चर को फॉलो करो तो पास हो जाएंगे आप। लेकिन मैं जो आप क्लास से सब पढ़ के आए, स्मॉल सिग्नल आप क्लास ए एम्पलीफायर है, अभी हम यहाँ पे दिखाएंगे। आउटपुट इज टेकन बिटवीन डी एंड ग्राउंड, ठीक है। कपलिंग कैपेसिटर है, यहाँ पे जो कपल्स एसी पास कर रहे हैं कलेक्टर से टू द डी तक। तो यहाँ पे जो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस है आपका XC, आप पढ़कर आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट में क्लास 12, वहाँ पे XC होता है आपका, जिसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। वेरी स्मॉल होगा, फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होगा एम्पलीफाइड किया जाएगा, ठीक है। यह आपका किसमें था, कपलिंग कैपेसिटर। उसके बाद आपका बाईपास कैपेसिटर होता है जो सिमिलर होता है कपलिंग कैपेसिटर में, एक्सेप्ट क्या होगा कि जो कपल्स होता है वो अंडरग्राउंड एमीटर होता है, ठीक है, और ग्राउंडेड पॉइंट, ठीक है। एमीटर वाला आपका ग्राउंडेड पॉइंट पे होता है। पॉइंट ई जो होता है वो शॉर्टेड होता है ग्राउंड में, जिससे एसी सिग्नल आपका कंसर्न किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एमीटर पॉइंट ई होगा एसी ग्राउंड में। ए बाईपास कैपेसिटर में कोई भी डिस्टर्ब नहीं आता है डीसी वोल्टेज में जब आप ई पॉइंट पर जाते हो, क्योंकि ये ओपन टू डीसी सर्किट्स होता है, और डीसी ऑपरेटिंग क्यू पॉइंट जो होता है वो आपका जो मिडल होता है लोड लाइन उसमें होता है आपका क्यू पॉइंट। ये है आपका पूरा सिग्नल एम्पलीफायर विद कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपका ग्राउंडेड क्या है, जो आपका कैपेसिटर वाला है, ठीक है, सी वाला आपका ग्राउंडेड है। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस भी है, ई पॉइंट भी है, ठीक है, और कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो है। आउटपुट ये है, इनपुट यहाँ से लगा जा रहा है, ठीक है। अब आपको पढ़ना है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एन RC कपल्ड एम्पलीफायर। अब आपको करना है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एन RC कपल्ड एम्पलीफायर।
अब यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर सर्किट का मतलब होता है कि वोल्टेज लेवल को क्या करें, इंक्रीज करें, ठीक है। रेज करना होता है ऑफ द आउटपुट सिग्नल। सिग्नल जो होगा आपका सीडी प्लेयर से आ रहा है, माइक्रोफोन से आ रहा है, या पब्लिक एड्रेस कुछ भी होता है, केस ऑफ अ पब्लिक एड्रेस कुछ भी हो सकता है, सीडी प्लेयर, माइक्रोफोन। सच सिग्नल इज नॉट अ सिंगल फ्रिक्वेंसी। तो ऐसे सिग्नल्स में देखो आप सीडी प्लेयर से भी आ रहा है, माइक्रोफोन से आ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी सिंगल तो फ्रिक्वेंसी नहीं है ना, तो कई सारे बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज आएगी। एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पे हम ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस बाय आवर स्पीच। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वहाँ पे आप म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा में कई सारी फ्रिक्वेंसीज आती है। 30 हर्ट्ज़ की एंड हाई जो होती है वो 15 किलो हर्ट्ज़ पे होती है, और लो होती है 30 हर्ट्ज़ पे। तो इफ़ द लाउड स्पीकर आर टू रिप्रोड्यूस ओरिजिनल साउंड फेथफुली, तो एम्पलीफायर का हम यूज़ करते हैं ताकि आपका एम्पलीफाई हो सके फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट सिग्नल में इक्वली आ सके। अब कई सारे ग्राफ्स होते हैं आपके उसके अंदर, तो एम्पलीफायर्स का हम यूज़ कर रहे हैं ताकि इसमें भी कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए, ठीक है। आउटपुट जो आपका मिले लाउड स्पीकर में वो एग्जैक्टली आ चुके, जो आपका रेप्लिका होता है ओरिजिनल साउंड का। तो परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्पलीफायर जजेस बाय ऑब्जर्विंग वेदर ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल आर एम्पलीफाइड इक्वली वेल। दिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि किस तरीके से आपका मैग्नीट्यूड है वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर का एंड फ्रीक्वेंसी है इनपुट सिग्नल का। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, तो आपके जो आरसी कपल सर्किट है उसके अंदर आप कैसे टिपिकली रिस्पॉन्स देखोगे, ये आपका रिस्पॉन्स है ना, ये इस तरीके से ग्राफ होता है, पर यहाँ पे मिड फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है ना बिटवीन, ये बराबर होता है ताकि आपको जो स्पीकर में साउंड सुनने को मिले वो बिल्कुल सेम मिले, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कर्व है आपको दिया हुआ है आरसी कपल एम्पलीफायर का। यहाँ पे गेन जो है ना आपका वो क्या है, कांस्टेंट है, ओनली ऑफ अ लिमिटेड बैंड फ्रीक्वेंसी है। रेंज जो है जिसको हम मिड फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं, जिस कॉल्ड मिड एवीएम बोलते हैं, आपका क्या है मिड बैंड गेन। जो आपने पढ़ा था बैंड गेन वो था, ठीक है। दोनों साइड से मिड फ्रीक्वेंसी रेंज है, तो यहाँ से गेन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। लो पर क्या होगा, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, और एम्पलीफायर रिड्यूस कर देगा उसका काम। अब यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी रेंज भी आप पढ़कर आए हुए हो। यहाँ पे एक्स सी जो होता है, यहाँ पे आपको रिएक्टेंस मिलता है कैपेसिटर्स का, वो आपका होता है 1/2πfc, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आप देख लेना यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जब वोल्टेज ड्रॉप होता है आपका अक्रॉस सीसी में, तो लोअर फ्रीक्वेंसी होती है सिग्नल की, हायर रिएक्टेंस होता है एंड मोर विल बी रिडक्शन इन आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। जीरो फ्रीक्वेंसी में आपका डीसी सिग्नल होगा, जिससे कैपेसिटर जो होगा ना वो आपका लार्ज हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाता है। ओपन सर्किट का मैंने आपको बता दिया जहाँ पे कोई भी करंट नहीं होता है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में देखो आपका बीटा आ जाता है, बीटा क्या है आपका पावर गेन आ जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी में जब आप इनपुट सिग्नल इंक्रीज करते हो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज से, तो आपका एम्पलीफायर जो होगा उसका गेन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। कई सारे फैक्टर्स होते हैं इसके लिए, जैसे कि आपका रिडक्शन इन गेन में पहला होता है आपका बीटा, जो कि ट्रांजिस्टर में होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेड होती है, यानी अगर डिक्रीज होती है हाई फ्रीक्वेंसी में तो इससे क्या होगा, वोल्टेज गेन जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, वो फ्रीक्वेंटली इंक्रीजेज। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से आपका एम्पलीफायर रिड्यूस करेगा। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो गेन का रिडक्शन होता है एम्पलीफायर में। जब हाई फ्रीक्वेंसी होती है सेमीकंडक्टर्स डिवाइस की मदद से ट्रांजिस्टर जो होगा कैपेसिटेंस लाता है, क्योंकि उनके बीच में डिप्लीशन लेयर बन जाती है। अब डिप्लीशन लेयर के बारे में भी आप सब पढ़कर आ चुके हो। इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस आपका CBC ये जो होगा कनेक्शन आपके कैपेसिटर्स के डॉटेड में दिखा रखे हैं, ये देखो, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है आपका। बेस करंट कैसे, बेस कलेक्टर है आपका और कलेक्टर एमीटर है, बेस एमीटर है, ठीक है। इस तरीके से NPN ट्रांजिस्टर है, PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है। और ये आपका जो होगा ये रेजिस्टेंस है किसका, एमीटर का, वो क्या है ग्राउंडेड है। ये किसका है, कलेक्टर, ठीक है। कैपेसिटेंस है किसका, एमीटर का, और ये रेजिस्टेंस है आपका, इधर भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी आपका वोल्टेज लगा हुआ है कलेक्टर का। तो जैसे जैसे आपकी हायर फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही आपका इम्पीडेंस जो होगा वो लो करेगा, जिससे कैपेसिटर जो होगा एक लोअर आउटपुट वोल्टेज देगा, ठीक है। अब आपका देखो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स एंड कपलिंग वाले में देखो क्या होता है। मल्टी स्टेज को मैं पहली बात बता चुकी हूँ कि अगर आपका कई सारे एम्पलीफायर एक सक्सेशन में रख दिया गया, ठीक है, कई सारे एम्पलीफायर का एक साथ यूज़ होता है, उसे हम मल्टी स्टेज या फिर कास्केड एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्या मिलता है, हायर गेन्स मिलते हैं, ठीक है। गेन ऑफ मल्टी स्टेज हायर, मल्टी स्टेज में देखो n स्टेजेस है, कैन बी रिप्रेजेंट बाय ब्लॉक। अब इसमें कई सारे हैं, देखो
A1 A2 V1 अब n-1 इस तरीके से आपका n से n स्टेजेस में रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपको देखो आउटपुट जो मिलेगा फर्स्ट स्टेज का वो इनपुट होगा सेकंड स्टेज का, जैसे मैं पहले बता के आई हुई थी उस तरीके से। तो आउटपुट होगा फर्स्ट का, वो कैसे लिखोगे आप, V1 इज इक्वल्स टू A1 VS, ठीक है। अब यहाँ पे देखो V2 कैसे लिखोगे आप, V2 जो लिखोगे वो लिखोगे A2 V1, ठीक है, A1 VS A2 VS। अब इस तरीके से आपका देखो A1 कितना था, V1 कितना था, यहाँ पे देखो V1 आ गया था आपका, V1 है A1 VS, तो यहाँ पे A2 और A1 VS आ जाएगा। आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, VO क्या है आपका, आउटपुट इज इक्वल्स टू VN होगा, यानी नंबर ऑफ कई सारे। तो यहाँ पे क्या होगा, AN VN-1, ये सिंपली आपका फॉर्मूला होगा। डेसिबल क्या होते हैं आपका, ये देखना है। द गेन ऑफ एम्पलीफायर आर यूजुअली वेरी लार्ज होता है, तो हैंडल करने के लिए आपके कई सारे नंबर्स होते हैं जो 2 पावर्स ऑफ लोगैरिथम के स्केल में आपके कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। ऐसे नंबर्स को हम बेल कहते हैं जिसका पावर P2 एक्सीज करता है पावर P1 से। तो नंबर ऑफ बेल्स कैसे होगा, log 10 P2 अपॉन P1, इस तरीके आपके नंबर ऑफ बेल्स निकालने होते हैं। प्रैक्टिकली पर्पज़ के लिए आपका जो यूनिट होता है बेल का वो 1/10 होता है बेल का, ठीक है। तो स्मॉलर यूनिट को हम डेसिबल कहते हैं, जिसे dB से डिनोट करते हैं, 1/10 ऑफ अ बेल। तो 1/10 आप कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ dB जो लिखोगे, नंबर ऑफ बेल्स इज इक्वल्स टू 10 log बेस 10 P2 अपॉन P1 होगा, ठीक है। ये आपका एम्पलीफायर का फॉर्मूला होता है कि अगर नंबर ऑफ डेसिबल्स आपको लिखने हैं सिंपली गेन इन dB का फॉर्मूला एक बार ही देख लेना आप, ये देखो ये होता है आपका dB जो होगा डेसिबल होगा, गेन इन डेसिबल 20 log बेस 2 V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स 20 आपका हो जाएगा 20 log बेस 10 100 क्यों है, आपको एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन इतना दिया हुआ है इसलिए। गेन कैसे लिखोगे आप, गेन आपका AdB होगा, AdB1 प्लस AdB2 अप टू AdBn, इस तरीके से होगा मल्टी स्टेज का गेन। अब कपलिंग होगा एम्पलीफायर स्टेजेस में। अब देखो यहाँ पे 2 स्टेजेस होते हैं, मिनिमम लॉस ऑफ वोल्टेज अगर सिग्नल पासिस करते हैं नेक्स्ट स्टेज में। डीसी वोल्टेज जो होगा आपका आउटपुट देगा एक स्टेज से, लेकिन इनपुट जो होगा नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाएगा। बाइसिंग कंडीशन में नेक्स्ट स्टेज में डिस्टर्ब किया जाता है, आपको पहले बताया था डिस्टोर्शन का वहाँ पर। कपलिंग नेटवर्क जो होता है 2 कपल्स 2 स्टेज में होते हैं। इट ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ लोड इम्पीडेंस ऑफ प्रोसीडिंग स्टेज। परफॉर्मेंस होता है आपका जो एम्पलीफायर का डिपेंड करता है टाइप ऑफ कपलिंग नेटवर्क पे। जनरली कपलिंग स्कीम आपकी ऐसे होते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ट्रांसफॉर्मर और डायरेक्ट, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। अब यहाँ पे आप सारी चीज़ें पढ़ोगे एक एक करके। तो आपका रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग कैसे होता है, हाउ टू कपल टू स्टेज ऑफ एम्पलीफायर यूजिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस। तो दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड होता है। इसमें सिग्नल जो होता है आपका कलेक्टर के टाइम पे लगाया जाता है। फर्स्ट स्टेज जो कपल किया जाता है आपका बेस से, सेकंड स्टेज जो होगा कैपेसिटर से किया जाता है। पहला स्टेज कपल किया जाएगा बेस से, सेकंड वाला कैपेसिटर से। कपलिंग कैपेसिटर जो होता है CC कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं इसको, ब्लॉक द DC वोल्टेज को पहले स्टेज में ब्लॉक कर देगा। रीच बेस में जो भी सिग्नल पहुंचाना चाह रहा है उस टाइम पे पहले ही DC वोल्टेज को ही ब्लॉक कर देता है आपका कपलिंग कैपेसिटर। सेकंड स्टेज एंड DC बाइसिंग जो होगा नेक्स्ट स्टेज में वो इंटरफेयर नहीं करेगा। इसका ये रीज़न है कि कैपेसिटर जो होता है ब्लॉकिंग कैपेसिटर है, यानी कि ये सिग्नल को ब्लॉक करने का काम करती है और ये इसका सिग्नल है, ठीक है, किस तरीके से सिग्नल करेगा। ट्रांसफार्मर का क्या काम है, ऐसा है जो हम ट्रांसफ़र करते हैं AC आउटपुट वोल्टेज को फर्स्ट स्टेज टू द इनपुट स्टेज द सेकंड स्टेज। अब यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर यानी ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है ये। यहाँ पे RC होता है, रिप्लेस होता है प्राइमरी वाइंडिंग से। अब देखो यहाँ पे जो होगा एक प्राइमरी वाइंडिंग लगी हुई है, देखो ये सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। ये है आपका 2 स्टेज एम्पलीफायर कपल ट्रांसफॉर्मर। RC जो होगा रिप्लेस किया था प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर से। सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है ट्रांसफार्मर में वो रिप्लेस होती है वायर्स वोल्टेज डिवाइडर के बीच से, ठीक है, सेकेंड वाले पे। मेन एडवांटेज जो है ट्रांसफार्मर कपलिंग का RC कपलिंग के अकॉर्डिंग कि DC वोल्टेज सप्लाई की जाती है, अवेलेबल होता है कलेक्टर पे, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता कलेक्टर रजिस्टर्स पे, और रजिस्टर्स के एब्सेंस में कलेक्टर सर्किट जो होगा वो पावर लॉस को रिड्यूस करने में काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसके यूज़ दिया हुआ है आपका कि ट्रांसफार्मर फॉर कपलिंग के लिए यहाँ पे प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग होती है, सुटेबल टर्न्स रेशियो ट्रांसफार्मर होते हैं, कई सारे लोड्स होते हैं इनपुट इम्पीडेंस का, जिससे एम्पलीफायर में हेल्पफुल होगा ट्रांसफरिंग मैक्सिमम पावर फ्रॉम द एम्पलीफायर टू द लोड।
डायरेक्ट कपलिंग में क्या होगा, मैंने पहले भी बताया था आपका, डायरेक्ट कपलिंग में सिग्नल वोल्टेज बहुत ज़्यादा वेरी लो फ्रिक्वेंसी पे यहाँ पे हो जाता है काम, एम्पलीफाई कर लेता है, एम्पलीफाई कर लेगा यहाँ पे बहुत स्लोली आपके सिग्नल्स आएंगे और डायरेक्ट कपलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। पावर एम्पलीफायर्स भी हम तो पावर एम्पलीफायर्स का देखो, इट इनपुट सिग्नल वोल्टेज मस्ट बी लार्ज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका वोल्टेज एम्पलीफायर प्रोसीड किया जाता है पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर्स को हम लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर भी कहते हैं जब आपका लार्ज सिग्नल में होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्लास ए, सबसे पहले आता है आपका क्लास ए पावर एम्पलीफायर। टिपिकली क्लास ए ट्रांजिस्टर जो होता है ना पावर एम्पलीफायर में, ऑपरेट होता है थ्रू आउट द फुल साइकिल में। कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जैसे रेडियो, टेलीविजन, टैप रिकॉर्डर, इन सब में क्या होता है ऐसे यूज़ करते हैं। फाइनल इनपुट जो होता है वो साउंड की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो लाउड स्पीकर में क्या होता है, इज द लोड फॉर द पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर जो होगा फाइनल स्टेज होता है और लाउड स्पीकर जो होता है आपका फाइनली होता है, वो आपका क्या होगा, पावर हो गया। और ये सर्किट है, सर्किट भी एक बार आप देख लेना, बनाना सीख लेना कि सर्किट में कैसे बनाते हैं। ठीक है, कलेक्टर, एमीटर, आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको कराया जाएगा PYQ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के यूनिट में। ठीक है, पुश पुल एम्पलीफायर क्या होता है, पुश पुल एम्पलीफायर आपके दो ट्रांजिस्टर होते हैं इसके अंदर लगे हुए, एक होता है क्लास बी, एक होता है क्लास ए बी, और क्लास ए ऑपरेशन में यहाँ पे सर्किट जो यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि स्पेशल सर्किट कनेक्शन होता है यहाँ पे, लो डिस्टोर्शन चाहिए होता है हमको सेम टाइम में, और हाईली एफिशिएंट ऑपरेशन होता है क्लास ए बी में। तो यहाँ पे इनपुट ट्रांसफार्मर लगाया गया है और ये पुश पुल सर्किट कनेक्शन है, आउटपुट ट्रांसपोर्टर, उसके बाद लोड लगाया जाता है। यहाँ पे दो मैचेस ट्रांजिस्टर्स होते हैं T1 एंड T2, जिनके एमीटर टर्मिनल जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। सर्किट में दो ट्रांसफार्मर होता है, एक जो होता है इनपुट पे लगा होता है, अदर आउटपुट पे लगा होता है। इनपुट आपका जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें सेंटर टैप सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जिससे अपोजिट पोलैरिटी जो होगी ना सिग्नल से दो ट्रांजिस्टर इनपुट के बीच में लाए गए। प्राइमरी आउटपुट जो होगा वो सेंटर टैप्ड होता है, वो भी कलेक्टर टर्मिनल जो होंगे दोनों ट्रांजिस्टर के कनेक्ट होते हैं, जिससे सप्लाई होता है कॉमन कलेक्टर वाला VCC। ठीक है, प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर से। लोड रेजिस्टेंस आपका जो होता है यूजुअली लाउड स्पीकर से कनेक्ट होता है। सेकेंडरी आउटपुट ट्रांसफार्मर होते हैं, R1, R2 एंड RE आपके बाइसिंग नेटवर्क होते हैं ट्रांजिस्टर में। ठीक है, हाँ, अपोजिट पोलैरिटी कैसे करेंगे, यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर इनपुट के बीच में, जब आप सिग्नल VI इनिशियल सिग्नल यहाँ पे ला रहे हो एम्पलीफायर में, इनपुट है। ठीक है, V अप्लाई सिनोसिडल सिग्नल आप V1 एट द इनपुट पे लाओगे, जिससे वोल्टेज जो होगा वो इंड्यूस होगा, पीक लाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग में और टर्मिनल AB पॉइंट पे, पॉइंट C पे आपका जो होगा सेकेंडरी टैप्ड होगा सेंटर में, और पॉइंट ग्राउंड में भी आपका AC के लिए आएगा क्या, ग्राफ। इस तरीके से आपका ग्राफ बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लेना, फेज डिफरेंस होता है, बेस करंट टू ट्रांजिस्टर, बेस करंट्स कैसे लिखोगे, दो ट्रांजिस्टर के बीच में आपका IBI जो बेस है, ठीक है, इज इक्वल्स टू IB साइन ओमेगा टी, या फिर साइन ओमेगा टी प्लस पाई जब आता है जब आपका फेज डिफरेंस आ जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। एम्पलीफायर परफॉर्मेंस अंडर नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक कैसे होता है, यहाँ पे देखो, जैसे कि इनपुट सिग्नल है आपका और यहाँ पे आपका गेन ए है एम्पलीफायर, फीडबैक सिग्नल होता है, दूसरा फीडबैक नेटवर्क होता है, आउटपुट ये मिला है। तो यहाँ पे फीडबैक फ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आपका बीटा इज इक्वल्स टू वोल्टेज फाइनल अपॉन वोल्टेज इनिशियल, सिग्नल वोल्टेज है ये आपका गेन फीडबैक। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसकी कोई वो दवा नहीं दे सकती आपकी। आउटपुट अपॉन इनपुट A अपॉन A1 माइनस A बीटा। नेगेटिव फीडबैक एंड इट्स इफेक्ट ऑन एम्पलीफाइंग, क्या इफेक्ट होता है, तो गेन ऑफ द एम्पलीफायर, नेगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस बिकॉज ऑफ द फीडबैक। ठीक है, जो गेन होता है एम्पलीफायर का वो फीडबैक के अकॉर्डिंग उसका गेन जो होता है कम हो जाता है, ऐसे फीडबैक को हम नेगेटिव कहते हैं या डीजनरेटिव फीडबैक कहते हैं। अगर आपका काम हो रहा है, एम्पलीफायर्स के काम कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फीडबैक के अकॉर्डिंग उनका काम रिड्यूस हो जाता है तो उसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। ठीक है, जिसको बीटा से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक कैसे लिखोगे वो आपको देखना है। AF मतलब F मतलब फीडबैक, ये होगा। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक में कैसे बैंडविड्थ बन रही है, ये है यहाँ पे, और ये आपका इंपॉर्टेंट है 1/बीटा स्टेबलाइजेशन, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, उसको लेना आप ना भूलें।